शाम का समय था। अरमान अपने कमरे में कुछ काम में व्यस्त था। बलविंदर टहलने गए थे और अनन्या बैठकर टीवी में न्यूज़ देख रही थी। अरमान ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और हॉल में आकर मम्मा के पास बैठा। अनन्या मगन होकर खबरें देख रही थी। अरमान कुछ देर बैठा रहा, फिर मम्मा की गोद में सर रखकर लेट गया। अनन्या समझ गई कि उनका बेटा किसी टेंशन में है या कुछ कुछ कहना चाहता है, पर वह जानती थी कि खुद ही बताएगा, तो उसके बालों में धीरे धीरे सहलाने लगी। अरमान कुछ देर बाद धीरे से बोला, मम्मा, आपको याद है बचपन में जब भी मुझे आपसे कुछ चाहिए होता था, मैं इसी तरह आपकी गोद में सर रखकर सो जाता था और आप समझ जाती थीं। अगर आपको मेरी मांग ठीक नहीं लगती तो आप पहले डांटती थीं, फिर नाराज रहती थीं, पर अगले दिन मुझे मेरी चीज़ मिल जाया करती थी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तेरा पहला बास्केटबॉल, फिर मोबाइल, फिर इन कुत्तों को लाना, फिर एमबीबीएस पढ़ने की जिद करना, सब याद है मुझे। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अनन्या का ध्यान उस न्यूज़ की ओर गया जो हर एक चैनल में दिखा रहा था, किस तरह से एक हॉस्टल में लड़कियों को अपहरण करने आए गुंडों का लड़कियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वे पकड़े गए। रिपोर्टर कह रहा था, इस गैंग का काम है लड़कियों को अगवा करना और उन्हें बेच देना। मुंबई पुलिस को इनके बहुत दिनों से तलाश थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। इन लड़कियों ने ये काम करके दिखाया है। अगर हमारे देश की हर एक लड़की इतनी हिम्मत रखे तो उन पर अत्याचार कम होते देर नहीं लगेगी। उन गुंडों को टीवी में दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हम उन लड़कियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सॉरी, क्योंकि हमें लगता है कि इन अपहरणकारियों के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। लड़कियों को सामने लाने से उन पर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि उनका परिचय गुप्त रखा जाए। रिपोर्टर ने पूछा, उन किडनैपर्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे? इंस्पेक्टर, सॉरी, जब तक तहकीकात चल रही है हम कुछ नहीं बता सकते। रिपोर्टर, हमने सुना है उनका लीडर काफ़ी घायल है, क्या उन लड़कियों के पास हथियार थे? इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, नहीं, पर मुझे अब पता चला है कि इनके हथियार तो इनके फेवरेट जगह यानी किचन में रहते हैं। इसके अलावा इनकी हिम्मत और सूझबूझ ही इनके हथियार हैं। इन लोगों को घायल करने के लिए लड़कियों को पिस्तौल या चाकू नहीं चाहिए। रिपोर्टर बोला, मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इनके लीडर की आंखों में एक लड़की ने लाल मिर्च डाल दिया है, वह लगभग अंधा बन गया है। रिपोर्टर बोला, ये कुछ ज्यादती नहीं हो गई उसके साथ? इंस्पेक्टर बोला, जिनकी नज़र इतनी बुरी होती है उनके लिए ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। मेरी भी एक 14 साल की बेटी है और मैं इन बच्चियों का दर्द समझता हूँ। रिपोर्टर दर्शकों की ओर मुखातिब होता हुआ बोला, देखा आपने, इंस्पेक्टर को भी लग रहा है कि उन्होंने सही किया है। इसे ही नारी शक्ति कहते हैं जो दुनिया बदल सकती है। अनन्या टीवी बंद करती हुई बोली, सच में इन लड़कियों ने बहुत बड़ा काम किया है। रोज लड़कियों को किडनैप और उन पर अत्याचार की घटनाएं सुन सुनकर इतना गुस्सा आता था मुझे। आज दिल को थोड़ी ठंडक मिली है। काश मैं उनसे मिल पाती। अरमान मुस्कुराता हुआ पूछा, आप उनसे मिलना चाहती हैं? अनन्या ने जवाब दिया, हाँ, पर कैसे? अरमान बोला, मैं उन्हें जानता हूँ। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, तू कैसे जानता है? अरमान उठकर बैठता हुआ बोला, वो डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर निकिता हैं और बाकी गर्ल्स उसके हॉस्टल की ही है। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, सच में? मुझे उनसे मिलना है अरमान। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, और मम्मा, वो लड़की जिसने उस लीडर पर मिर्ची फेंकी थी, वो रिद्धिमा है। अनन्या ने उसे विस्मय से देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान की रिद्धिमा नाम की कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने थोड़ा रुककर पूछा, कौन? माने, कौन रिद्धिमा? अरमान उनकी तरफ देखता हुआ बोला, आपने सही समझा मम्मा, आपकी बहू रिद्धिमा। अनन्या यह सुनकर लगभग उछल गई, फिर अरमान को देखते हुए बोली, मेरी बहू? तुझे रिद्धिमा कहाँ मिली? तू उसे कैसे जानता है? मेरी कोई बहू नहीं है अरमान, तू ये बात भूल गया है? अरमान अनन्या के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला, मम्मा, मैं जानता हूँ आप रिद्धिमा से बहुत नाराज हैं, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। अनन्या बैठती हुई बोली, तू कुछ भी कहे, मैं उसे अब स्वीकार नहीं करने वाली। अरमान बोला, ठीक है मम्मा, बस आप सुन लो मेरी बात। अनन्या ने नाराजगी भरी नज़र से उसे देखते हुए बोला, बता। अरमान बोला, मम्मा, रिद्धिमा को उस लीडर ने ही प्यार के जाल में फंसाया था, पर रिद्धिमा को उसकी असलियत पता चली तो वह वहाँ से भाग निकली और आज 1 साल से उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। अनन्या बेचैनी के साथ बोली, पर तुझे कैसे पता? और वो मुस्कान निकिता को कहाँ मिली? कहीं वो यहाँ इस घर में तो नहीं आई थी? अरमान बोला, नहीं मम्मी, वो यहाँ नहीं आई थी।
पर किस्मत ने हमें मिलाया है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, प्लीज़ आप सुन लीजिए, फिर जो फैसला करना है कीजिएगा। अरमान ने रिद्धिमा के कार एक्सीडेंट से लेकर पूरी घटना का ब्यौरा दिया और अनन्या चुपचाप सुनती रही। अरमान जब चुप हुआ तो अनन्या ने कहा, तो अब तू चाहता है कि मैं उसे स्वीकार कर लूँ? अरमान ने सिर हिलाया और बोला, उसे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है मम्मा। मुश्किल ये है कि शशांक सर ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है। अब वो कहाँ जाएंगी आप बताओ? अनन्या नाराज़गी से बोली, मुझे क्या पता। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मम्मा, उसकी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कल उसे कह दूंगा कि। अनन्या उसके मुंह की बात छीनते हुए बोली, क्या कहेगा कि मम्मा ने मना कर दिया है तुम्हें अपनाने से? अरमान ने हाँ में सर हिलाया और बोला, आप नहीं चाहती तो उसे मैं घर में नहीं ला सकता मम्मा। अनन्या बोली, आज इसीलिए मेरी गोद में सर रखकर कुछ मांगना चाहता था तू? अब मैं कहूँगी तो तू मान लेगा मेरी बात? अरमान ने कहा, मान लूँगा मम्मा, क्योंकि आप मेरे लिए रिद्धिमा से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अनन्या उसे घूरते हुए बोली, शादी के मंडप में उसकी जिम्मेदारी ली थी तूने, अब इस तरह मुंह कैसे मोड़ सकता है? अरमान कुछ समझा नहीं, अनन्या का मुंह देखता रहा। अनन्या मुस्कुराकर बोली, पत्नी है तेरी और साथ निभाने की कसम कसम खाई है तूने, है ना? इसलिए तो उसे मुसीबत में देखकर तू उसके साथ खड़ा रहा। अब माँ के कहने पर उसे ठुकरा देगा? तेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। जा ले आओ उसे। अरमान ने आश्चर्य से मम्मा को देखा, फिर उछलता हुआ उनके गले लग गया और उनका हाथ चूमता हुआ बोला, आप बेस्ट मम्मा हो। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, पहले पापा से पूछ ले। अरमान ने हंसते हुए कहा, वो काम मैंने पहले ही कर लिया है, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी। अनन्या बोली, पर मेरी एक शर्त है अरमान। अरमान दुविधा की नज़रों से देखता हुआ बोला, क्या मम्मा? अनन्या ने जवाब दिया, उसे तेरे साथ फिर से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उस मनहूस घटना को हम भूल जाएं, और मुझे तुम दोनों के विवाह की तस्वीरें भी तो चाहिए। पुरानी तो मैंने गुस्से में जला दी। अरमान खुशी से उछलता हुआ बोला, सब हो जाएगा मम्मा। मैं एक बार उसे बताकर आऊँ कि मेरी ग्रेट मम्मा मान गई हैं। अरमान उछलता हुआ वहाँ से चला गया। अनन्या उधर ही देख रही थी कि बलविंदर जी की आवाज़ आई, अनन्या, सब कुछ पहले जैसा होने के लिए डॉक्टर शशांक का यहाँ होना जरूरी है। क्या वो सचमुच अपनी बेटी को माफ़ नहीं करेंगे? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं करेंगे, हम सब हैं ना उन्हें मनाने के लिए। अगले दिन अरमान रिद्धिमा को अपने घर ले आया। वैसे तो रिद्धिमा का दिल खुशी से उछल रहा था, क्योंकि वह उस घर में वापस जा रही थी, अरमान की ज़िंदगी में वापस जा रही थी। पर घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह कार से उतरी, अनन्या और बलविंदर को लॉन में खड़ा देखकर उसके पांव वहीं रुक गए। अरमान समझ रहा था कि रिद्धिमा बहुत डर रही है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उनके सामने आया और बोला, मम्मा, जो चाहे सजा दे दो, पर अपने कदमों में इस पागल लड़की को थोड़ी जगह दे दो। अनन्या ने ख्याल किया रिद्धिमा की आंखें भर आई हैं। उन्होंने रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी सी क्यों, हम पूरी जगह ही इसे देंगे, पर मेरी भी शर्त है। रिद्धिमा भर्राए स्वर में बोली, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं जब तक ना कहूँ इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मंजूर है ना तुम्हें? रिद्धिमा ने सिर हिलाते हुए उनके पैर छू लिए। अनन्या उसके माथे को आशीर्वाद देते हुए छू लिया तो वो बलविंदर के पैरों पर झुक गई। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए अनन्या से बोले, वैसे भी बच्ची डरी हुई है, अब इसे और मत डराओ। अनन्या, अंदर ले चलो। पर अनन्या बोली, रुको, पहले मुझे आरती उतार लेने दो, जिससे अब कोई अपशकुन घर में ना हो। अनन्या के बुलाने पर काका पूजा की थाली लेकर दौड़ते हुए आए और रिद्धिमा को देखकर मुस्कुराने लगे। अनन्या यह देखते हुए बोली, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे रिद्धिमा को पहचानते हो। काका हंसते हुए बोले, अरमान बाबा, बता दूं क्या? अरमान ने आंखें दिखाईं तो काका बोल पड़े, अनन्या मैडम को बिना बताए मुझे खाना हजम नहीं होगा अरमान बाबा। वैसे अब मेरी रिद्धिमा बेटी इस घर में बहुत बहुत बनकर आ ही गई है, बहू बनकर, तो अब छुपाना कैसा? अनन्या बोल पड़ी, अभी रिद्धिमा सिर्फ मिलने आई है काका, मैं इसे उसके घर से दुल्हन बनाकर ले आऊंगी। यह सुनकर रिद्धिमा शर्मा गई और अरमान मुस्कुराने लगा। शशांक बहुत दिनों बाद मुंबई आए थे। उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया था और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश में थे, पर रिद्धिमा की याद उन्हें ना दिन में चैन देती थी न रात में। कभी कभी वो खुद को तसल्ली देते कि रिद्धिमा अपनी दुनिया में खुश है, और इतनी खुश है कि उसकी याद भी नहीं आती उसे। पर कभी कभी दिल बहुत घबराता था। शादी से पहले उन्होंने
रिक्वेस्ट पर विवेक को घर बुलाया था और उससे मिले थे और उन्हें पहली नज़र में ही वो धूर्त लगा था। पर तब तक रिद्धिमा पूरी तरह विवेक के प्यार के जाल में फंस चुकी थी और शशांक के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था उस पर। वैसे भी वह इतना चुप रहती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है शशांक समझ ही नहीं पाते थे और उन्हें इस वक्त पद्मा की बहुत याद आती थी। उन्हें लगता था शायद पद्मा रिद्धिमा के दिल की बात समझ जाती। उन्हें लगा था रिद्धिमा ना समझे और अरमान जैसा पति पाकर विवेक को भूल जाएगी, पर रिद्धिमा इतना बड़ा कदम उठा लेगी उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था। रिद्धिमा के इस तरह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग जाने पर शशांक उस पर बहुत ज़्यादा खफा थे और उन्हें ये भी एहसास हुआ था कि उन्होंने अरमान के साथ गलत किया है। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर अपना घर उसके नाम लिख दिया था और मुंबई छोड़ दिया था। कुछ समय पहले अरमान ने फ़ोन करके उन्हें ये आगाह किया था कि उसे रिद्धिमा का पता चल गया है और शशांक उसे माफ़ कर दे, पर शशांक को लगा था कि रिद्धिमा ने ही अरमान को इसके लिए प्रेशर दिया होगा, इसलिए उन्होंने उससे मिलने से साफ मना कर दिया था। आज अचानक संजीवनी में हो रही एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का उन्हें मौका मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। शायद एक आस ये भी थी कि रिद्धिमा से एक बार मिल लें। उनके वहाँ आने पर सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें अपने पुरानी जगह पर आकर बहुत खुशी हो रही थी, पर साथ में अपने सपनों की भी याद आ रही थी जो पूरे नहीं हुए थे। कितने सपने संजोए थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए। जब छोटी सी थी तब से उसे अपने साथ संजीवनी ले आया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रिद्धिमा को संजीवनी से, इस प्रोफेशन से प्यार हो जाए। पर इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। उन्होंने अपने ख्यालों को झटका और सबसे मिलने लगे। अरमान को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। अरमान के साथ बातें करते हुए वो कॉन्फ्रेंस रूम तक आए। अरमान ने नोटिस किया कि डॉक्टर शशांक, उसके मम्मी पापा, हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, सबके बारे में खोज खबर ली, पर एक बार भी उससे रिद्धिमा के बारे में नहीं पूछा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो डॉक्टर शुभंकर के केबिन में आए और वहाँ उनसे बातें करते हुए आराम करने लगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट देर रात को थी। डॉक्टर शुभंकर उनसे बातें करते हुए बार बार घड़ी देख रहे थे और उनकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। डॉक्टर शशांक ने आखिर पूछ ही लिया, आपको किसी का इंतज़ार है क्या डॉक्टर शुभंकर? डॉक्टर शुभंकर मुस्कुराते हुए बोले, जी डॉक्टर शशांक। लो, वो आ गई। डॉक्टर शशांक दरवाजे की ओर देखते ही जैसे सन्न रह गए। वहाँ रिद्धिमा खड़ी थी सर झुकाए, और डॉक्टर शशांक अचानक एक झटके से खड़े हो गए। डॉक्टर शुभंकर ने रिद्धिमा को इशारा किया कि डॉक्टर शशांक के पैर छुए, पर रिद्धिमा में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी अरमान की आवाज़ आई, अरे रिद्धिमा, तुमने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया, जाओ जल्दी जाओ। रिद्धिमा ने सर हिलाया और नज़रें झुकाकर उनके पास आई और उनके पैर स्पर्श किए, पर डॉक्टर शशांक दूसरी तरफ देखते रहे। डॉक्टर शुभंकर बोल पड़े, सर, आपने अभी तक अपनी बेटी को माफ़ नहीं किया। डॉक्टर शशांक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या वो माफ़ी के लायक है? यह सुनते ही रिद्धिमा की आंखें आंसू बहाने लगी। डॉक्टर कीर्ति अंदर आती हुई बोली, रिद्धिमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है डॉक्टर शशांक, और वो वापस आ गई है। सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसकी एक गलती माफ़ कर दीजिए। अरमान अंदर आता हुआ बोला, सर, मेरा विश्वास कीजिए, रिद्धिमा अब भला बुरा समझने लगी है और आपके पास वापस जाना चाहती है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए और अपना लीजिए। शशांक अरमान को देखते हुए बोले, बेटा, मैंने अपनी बेटी की विदाई जिस घर में की थी, उसने उस घर को ठुकराया है। मैं कैसे उसे माफ़ कर सकता हूँ? वो मेरी बेटी नहीं, किसी अच्छे घराने की बहू बन चुकी थी, पर उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बलविंदर की आवाज़ आई, शशांक जी, बच्ची से गलती हो गई और हमने उसे माफ़ कर दिया है, पर अनन्या ने उससे शर्त रखी है कि आपके घर से विदाई होगी तभी वो हमारे घर आ सकेगी। अब आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी बताइए आप? शशांक उनकी ओर देखते हुए बोले, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि उसे माफ़ कर दिया, पर मैं उतना महान नहीं हूँ बलविंदर जी। कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मुस्कान की आवाज़ आई, धत तेरे की, सर तो मान ही नहीं रहे हैं। अब लगता है मुझे भूख हड़ताल करनी ही पड़ेगी। शशांक ने देखा सारे डॉक्टर्स वहाँ खड़े थे और सर हिला रहे थे। बलविंदर बोल पड़े, इन बच्चों के साथ मैं भी भूख हड़ताल पर रहूँगा जब तक आप नहीं मानेंगे। डॉक्टर शशांक कुछ रुष्ट स्वर में बोले, ये क्या बचपना है? अनन्या अंदर आते हुए बोली, बचपना नहीं है शशांक भाई साहब। बचपना शायद आपने कभी की थी, इस लड़की पर ज़बरदस्ती शादी का रिश्ता थोप कर, पर जो बीत गया उसे भूलकर इसे अपना लीजिए, वरना हम इसकी डोली किसके घर से विदा करा कर लाएंगे?
डॉक्टर शशांक को चुपचाप खड़ा देखकर अनन्या बोल पड़ी, अच्छा ठीक है, अपनी बेटी न समझकर हमारी बहू समझकर माफ़ कर दीजिए। अचानक रिद्धिमा उनके पैरों पर गिर पड़ी और रुंधे स्वर में बोली, पापा माफ़ कर दीजिए, आप अब जो कहोगे मैं मानूंगी। डॉक्टर शशांक का दिल भर आया। उन्होंने उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए कहा, अब तेरा विवाह हो चुका है, अब तो अरमान और तेरे सास ससुर जो कहेंगे तुझे मानना चाहिए। अरमान बोला, नहीं सर, रिद्धिमा अपना भला बुरा समझने लगी है, इसलिए वह हम सबकी बात मानते हुए भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी और मुझे लगता है यही एक इंसान को सही फैसले लेने में मदद करती है। हमें अपने विचार किसी पर थोपने नहीं चाहिए। शशांक गर्व भरे स्वर में बोल उठे, देखा रिद्धिमा, मैंने तेरे लिए क्या चुना था। रिद्धिमा सर झुकाते हुए बोल उठी, जी हीरा। उसकी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े और डॉक्टर शशांक के होंठ भी मुस्कुरा उठे। शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे और अरमान सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसे सब कुछ एक खूबसूरत सपना जैसा लग रहा था। जब पहली बार उसकी रिद्धिमा से शादी हुई थी तब भी सपना ही लगा था, पर एक आशंका थी कि वह रिद्धिमा उसे अपनाएगी या नहीं। पर अब वह जानता था कि रिद्धिमा पूरी तरह से पूरे मन से उसकी हो चुकी है और अब उसके सपने देखने का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। अनन्या के हुक्म पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। अरमान फिर से दूल्हा बना, सेहरा बांधे रिद्धिमा के घर आया और रिद्धिमा दुल्हन बनी उसके सामने आई, जिसे देखते ही अरमान को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने होश खो देगा। पहली बार रिद्धिमा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर इस बार उसकी शर्म ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। पहली बार अरमान उसे चोर नज़रों से देख रहा था, पर इस बार उसे कोई भय नहीं था, इसलिए वह उसे जी भर कर देख रहा था और मुस्कान के कहने पर होश आया था, कुछ तो शर्म कर अरमान, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखा कर। विदाई के समय शशांक की आंखें भर आई थीं। वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी और उनके सपने पूरे होंगे। उन्होंने रिद्धिमा का हाथ अरमान के हाथ में देते हुए कहा, बेटा संभालो अपनी अमानत को, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब अरमान ने मुस्कुराकर रिद्धिमा के हाथों को अपनी हथेली में दबा लिया, रिद्धिमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके जीवन में कोई भी समस्या आए, कितनी भी मुश्किलें आएं, उससे पार करने वाला उसे मिल गया हो। पापा को छोड़कर जाने का जितना गम था, उससे ज़्यादा खुशी थी अरमान का साथ पाने का, उसकी दुल्हन बनकर फिर उसी घर में जाने का जिस घर से उसे अथाह प्यार हो गया था। उसकी शादी में उस हॉस्टल के सारे गर्ल्स और मिस सेन भी शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक रिद्धिमा को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा था, पर उनकी बातें रिद्धिमा को बहुत ही प्यारी और सुहानी लग रही थीं। इसी बीच मिस सेन ने उसे ये न्यूज़ भी दी कि विवेक का गैंग पकड़ा गया है। उसके ही एक आदमी ने पुलिस की मार खाकर सब कुछ बता दिया है, जिससे काम आसान हो गया। विदाई के वक्त अरमान के सारे दोस्त भी उसके घर आए थे और कुछ रस्मों रिवाज के बाद अनन्या ने रिद्धिमा को उसका कमरा दिखाते हुए आराम करने को कहा था और चली गई थी। उस कमरे में आकर रिद्धिमा को लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी उसे वापस मिल गई हो। उसे इस कमरे से इतना प्यार हो गया था कि कभी लगा ही नहीं कि इस पर उसका कोई हक नहीं है। उसने देखा अरमान ने वहाँ से अपने मम्मा पापा की तस्वीरें निकालकर रिद्धिमा और उसके ढेर सारी तस्वीरें लगा दी थी जो उसने इतने दिनों में खींची थी। यह देखकर रिद्धिमा के होंठ मुस्कुरा उठे। उसने देखा कुछ तस्वीरें उसकी पहली शादी की थी जिसमें वह दुल्हन बनी हुई थी। वह अपने फेवरेट बिस्तर पर बैठते हुए इस तरह कहा मानो वह बिस्तर उसकी बिछड़ी हुई सहेली हो, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारूंगी अपने अरमान के साथ। उसके होंठ जैसे यूं ही गुनगुना उठे, पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं घर की। अरमान अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तभी मुस्कान आई और उसके पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, अबे तेरी सुहाग रात है, जल्दी जा वरना वो पागल लड़की बोर होकर फिर से भाग जाएगी। अरमान मुस्कुरा उठा और बोला, तेरी संगत में सुधर गई है वो, अब कहीं नहीं जाएगी। निकिता बोली, पर अरमान बहुत रात हो गई है, तुझे जाना चाहिए। और दोस्तों चलो हम अपने घर चलते हैं। सबने हामी भरी और अरमान को बाय कहकर निकल गए। अरमान ने अनन्या से थोड़ी बात की और अपने कमरे की ओर रुख किया जहाँ उसके सपनों की प्रिंसेस उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में आते ही उसने देखा रिद्धिमा उन तस्वीरों में खोई हुई थी जो अरमान ने अब तक छुपा कर रखी थी और अब दीवार पर टांग दी थी। अरमान धीरे से उसके पास आया और उसे अपने आलिंगन में लेते हुए पूछा, क्या देख रही हो? रिद्धिमा भर्राए स्वर में बोली, तुमने अभी तक हमारी शादी की तस्वीरें रखी थी अरमान। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ऑफ कोर्स, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना? रिद्धिमा ने पूछा, और अगर मैं वापस नहीं आती तो?
अरमान उसके लटों से खेलता हुआ उत्तर दिया, तो इन यादों के सहारे एक जिंदगी कट ही जाती। तुम क्या कहती हो? रिद्धिमा को लगा इस इंसान को जी भर कर देखे जो उसके प्यार में अपनी जिंदगी बिता सकता था। वह उसके इन हाथों को चूमते हुए धीरे से बोली, आई लव यू अरमान। अरमान अपनी उंगली से उसके गालों को छूते हुए कहा, मी टू। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए बोली, अरमान मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अरमान ने उसे बाहों में लेता हुआ पूछा, उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, पूछो ना रिद्धिमा। रिद्धिमा बोली, मुस्कान मैम ने बताया कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वो मंगलसूत्र तुम्हारा पहनाया हुआ है, वो कैसे? अरमान मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाता हुआ बोला, मुझे अपना मंगलसूत्र दो। पर रिद्धिमा जल्दी से बोल पड़ी, नहीं मुझे नहीं उतारना। अरमान हंस पड़ा और बोला, ओके मैं उतारता हूँ। उसने मंगलसूत्र उतारा और उसके पेंडेंट को दिखाते हुए कहा, ध्यान से देखो, यहाँ छोटे छोटे डायमंड से AR लिखा हुआ है, मैंने खास कर इसे बनाया था। रिद्धिमा अपने मंगलसूत्र को चूमते हुए बोली, इसे पहना दो अरमान। पर अरमान उसे अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए गुनगुनाया, आज अरमान और रिद्धिमा के बीच और कोई नहीं आएगा। ऐसा क्या नहीं हो सकता? यह सुनते ही रिद्धिमा ने शर्म से आंखें झुका लीं। उसके पतले गुलाबी होंठ थर-थर कांप रहे थे। अरमान ने धीरे से उस पर उंगली फिराई और उसे चूम लिया। पर अगले ही पल रिद्धिमा ने अपनी बाहें फैलाईं और अरमान को अपने पास खींचते हुए उस पर चुम्बनों की बारिश कर दी। अरमान समझ गया, रिद्धिमा उसके प्यार में पूर्णतः समर्पण करना चाहती है। उसने उसे अपनी बाहों में लेते हुए, उसकी कजरारी आंखों में झांकते हुए, आंखों ही आंखों में उसकी इजाज़त मांगी, जिससे वो एक कदम और आगे बढ़ सके। और रिद्धिमा की आंखों में उसकी चिंगारी को धधकते हुए देखकर उन बाधाओं को दूर कर दी जो उन्हें एक होने से रोकती थी, और दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे जहाँ किसी और का प्रवेश निषिद्ध था। यह उनकी अपनी दुनिया थी, अपने प्यार की दुनिया। 7 साल बाद रिद्धिमा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक खुद को किसी की बाहों में जकड़ा हुआ पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज डॉक्टर अरमान बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अरमान उसे पीछे से अपने आलिंगन में लेते हुए उसके गाल को अपने गाल से स्पर्श करते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है, आज मौसम ही ऐसा है। रिद्धिमा खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए पूछी, आज हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? अरमान ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, कह दिया तबीयत ठीक नहीं है। तभी तुम भी छुट्टी ले लो ना। रिद्धिमा भौहें चढ़ाते हुए बोली, और फिर जब कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो आपके सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे। अरमान उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, अगर इतना सा प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मेरी प्यारी बीवी को कोई कुछ ना कहे। देखो, आज बहुत दिनों बाद हम तुम घर में अकेले हैं, दोनों शैतानों से पीछा छूटा है, वरना तुम्हारे पास मुझे देखते ही अमन कैसी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, रुको दादी को बताता हूँ। और आर्यन तो इससे भी आगे का है, कहता है, मेरी मम्मा को आप किस क्यों करते हो, अपनी मम्मा को कर लो। रिद्धिमा झूठ मूठ गुस्सा करते हुए बोली, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना डॉक्टर अरमान मलिक, वो मेरी जान है। अरमान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, और मैं क्या हूँ? रिद्धिमा उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई बोली, आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरा दिल हो, मेरी धड़कन, मेरी मन्नत, मेरी जन्नत। अरमान हंसता हुआ बोला, बस बस समझ गया। हाँ, जन्नत से याद आया, मैंने उसकी सीढ़ी राहुल से ली थी, चलो दोनों मिलकर देखते हैं। रिद्धिमा भौहें चढ़ाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इमरान हाशमी की मूवी में दिलचस्पी नहीं है, जब देखो लिपटता रहता है। मैं समझ गई, तुम्हें मेरे साथ ही मूवी क्यों देखना है। नो बदमाशी, ओके, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरमान ने उदासी सांस भरी और बोला, फिर मैं घर पर रहकर क्या करूँगा, अकेले रोमांस तो होगा नहीं। कहते हुए उसने रिद्धिमा को आंख मारी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर प्यार से एक चपत मारते हुए बोली, आई लव यू। आज मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं रुक जाती। अरमान मुस्कुराता हुआ सिर हिलाया। जब दोनों हॉस्पिटल आए तो मुस्कान अरमान को देखते ही बोल पड़ी, तेरी तबीयत ठीक नहीं था तो क्यों आया हॉस्पिटल? अरमान उदास होता हुआ बोला, क्या करूं, ऐसी जालिम बीवी मिली है। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, रुक जाओ, तो कहती है पेशेंट्स को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्कान हंसते हुए बोली, सबको पता है तूने छुट्टी क्यों ली थी। 7 साल हो गए पर तेरा रोमांस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वैसे बच्चे कब वापस आ रहे हैं लोनावाला से? अरमान ने जवाब दिया, आज रात को। राहुल मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, तब तो आज का दिन तुम्हें बर्बाद नहीं करना था, आज का दिन तुम्हें बर्बाद नहीं करना था। अरमान हंसता हुआ बोला, क्या करूं यार राहुल, ये लड़कियां मम्मा बनते ही बिल्कुल अनरोमांटिक बन जाती हैं, और ये बच्चे तो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। कुछ दिन पहले दोनों बच्चे रिद्धिमा के पास सोने की जिद कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि जाओ अपने दादा दादी के पास जाकर सो, तो पता है अमन ने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि
आप अपनी मम्मा के पास सोना और हम अपनी मम्मा के पास। यू अंडरस्टूड और नॉट? आई डोंट वांट टू रिपीट। सब हंसने लगे। अंजलि बोली, मेरा आरंभ। अंजलि अतुल का बेटा यही वाक्य कहता है, उसकी क्लास टीचर कहते हैं तो ये सीख गए। राहुल बोला, मेरी खुशी तो बहुत शांत है, जो कहता हूँ मानती है, इसलिए मुझे एक बेटी चाहिए थी। निक्की बोली, और मेरी निशु तो अपने पापा के बिना रह ही नहीं पाती और अभी उस पर जान छिड़कता है। अतुल बोल पड़ा, मुझे भी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बार बेटी ही चाहा है। इतना सुनते ही सबकी नज़रें अंजलि की ओर घूम गईं। निक्की ने कहा, तूने हमें बताया नहीं अंजलि? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, असल में हमने सोचा था संडे को एक पार्टी रखूंगी, तब बताऊंगी, पर ये अतुल कुछ छुपा नहीं सकता। अरमान बोल पड़ा, मुझे भी बेटी बहुत पसंद है, पर रिद्धिमा इतनी बिजी रहती है और एक आ जाएगी तो कैसे संभालेगी, यही सोचकर चुप रहता हूँ। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। सबके पेजर बज उठे, सो वे अपनी ड्यूटी को चले गए। रिद्धिमा ने अंदर आते हुए अरमान की बातें सुन ली थीं और दिल में कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है अरमान, मैं ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। रिद्धिमा घर आते ही किचन में जाकर बच्चों और अपने सास ससुर के लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनाने लगी। बलविंदर को खाने का बहुत शौक था और कितना भी काम हो, रिद्धिमा उनके इस शौक का ख्याल रखती थी। कुछ देर बाद अरमान को ना पाकर वह कमरे में आई और देखा वह सर से पैर तक चादर ढककर सो रहा था। रिद्धिमा घबराकर पूछी, अरमान तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरमान चादर हटाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ। रिद्धिमा बोली, तो सो क्यों रहे हो? कुछ देर में बच्चे और मम्मा पापा घर आ जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम नहीं हो? अरमान ने सर हिलाता हुआ बोला, नहीं, अपने दुश्मन से कौन खुश हो सकता है? रिद्धिमा गुस्से से तकिया उस पर फेंकते हुए बोली, फिर कभी ऐसा कहा तो? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, क्या कर लोगी? मैं जानता हूँ तुम मेरी जान नहीं ले सकती। रिद्धिमा ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी जान मेरी जान है, खबरदार ऐसी बात कही तो मैं अपने बच्चों को लेकर पापा के पास चली जाऊंगी। अरमान बैठता हुआ बोला, तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल होगा, बच्चे अपने दादा दादी को छोड़कर जाएंगे नहीं। रिद्धिमा बोली, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरमान बोला, पापा समझ जाएंगे, उनकी झगड़ालू बेटी ने उनके प्यारे दामाद से लड़ाई की है और तुमसे कहेंगे। फिर वह डॉक्टर शशांक की आवाज़ में नकल करते हुए बोला, मैं जानता हूँ रिद्धिमा बेटा, आपने ही लड़ाई की है, मेरा दामाद ऐसा है ही नहीं, वो तो हीरा है, हीरा। रिद्धिमा मुंह फुलाती हुई बोली, पापा को अपने दामाद की गलती दिखती ही नहीं है। अरमान ठहाका लगाकर हंस पड़ा और फिर से बेड पर लेट गया। रिद्धिमा शिकायत भरे लहजे में बोली, अरमान तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो, देखो अब तुम्हारी तौंद भी दिखने लगी है, चलो मुझे किचन में हेल्प करो, काका रहते तो मैं तुमसे नहीं कहती। अरमान सिर हिलाता हुआ बोला, नो चांस, तुम एक काम करो, मौसम इतना अच्छा है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तलकर ले आओ, दोनों साथ एंजॉय एंजॉय करेंगे और इमरान हाशमी की मूवी देखेंगे। रिद्धिमा भौहें चढ़ाती हुई बोली, कोई चांस नहीं, अभी मुझे बच्चों के लिए केक बनाना है। अरमान मुंह बनाता हुआ बोला, इसीलिए कहा ना बच्चे मेरे दुश्मन हैं। अच्छा छोड़ो, दूसरा उपाय भी है मेरी आलस भगाने का। रिद्धिमा ने आंखों में प्रश्न देखकर वह शरारती अंदाज में बोला, दोनों साथ साथ कुछ टाइम बिताते हैं, तुम भी आ जाओ यहाँ। रिद्धिमा बूम बनाती हुई वहाँ से जाने लगी तो अरमान गा उठा, हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। रिद्धिमा गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, कितनी बार कहा है ये गाना मत गाना, मुझे पसंद नहीं, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इस जन्म में तो क्या 100 जन्मों तक। अरमान ठहाकर लगाकर हंस पड़ा और उसे चिढ़ाता हुआ उसकी नापसंद का एक और गीत गाने लगा, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रिद्धिमा ने गुस्से से अपने सामने रखा फूलदान उस पर फेंका और अरमान उसे पकड़ता हुआ गा उठा, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अकड़ती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। वह उछलकर बेड से बाहर आया और रिद्धिमा को अपनी बाहों में खींचता हुआ गाने लगा, जो दिल हो प्यार करने का तो 100 नखरे दिखाती है, न मेरी बात सुनती है, न मेरे पास आती है, मुझे मेरी बेबी से बचाओ। रिद्धिमा को उसकी नौटंकी देखकर हंसी छूट गई और वह उसके गले में बाहें डालती हुई बोली, आई लव यू अरमान। रात को जब रिद्धिमा अपने काम खत्म करके कमरे में आई तो देखा आर्यन और अमन अपने पापा से लिपटकर सोए हुए थे और अपनी टूटी फूटी जबान से शादी के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने दादा दादी के साथ अटेंड किया था। रिद्धिमा फ्रेश होकर नाइट सूट पहनी और आकर सोफे पर बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। उसे अरमान और दोनों बच्चों के ये पल बड़े अच्छे लगते थे, जब वो पापा से स्कूल की, अपने दोस्तों की और जो भी दिन भर देखते उनकी बातें करते।
और अरमान बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता और जवाब भी देता। आर्यन बोल उठा, पापा वो आंटी थी ना जिसकी शादी हुई थी, वो इतने छाले छाकमक छाकमक गहने पहने थी, ये बल्ले बल्ले, ये मोटे मोटे, दोनों जुड़वा थे, पर उनमें आर्यन थोड़ा कमज़ोर था और अभी तक तुतलाता था और अमन थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अमन बोल पड़ा, तू चुप कर, मैं बताता हूँ। पापा वो आंटी ना इतने सारे गहने पहने थी और बहुत अच्छी दिख रही थी। रिद्धिमा उसके बड़ों जैसी बातें सुनकर मुस्कुराई। महज 5.5 साल का था वो। अरमान उसके बाल पर हाथ फेरते हुए बोला, आपकी मम्मा भी जब दुल्हन बनी थी तब बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर अमन की बातें सुनकर अरमान और रिद्धिमा दोनों ही हंस पड़े और वो उठ बैठा था और मुंह फुलाता हुआ बोल रहा था, मुझे मम्मा को देखना था, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। अरमान उसके गाल को चूमते हुए बोला, सॉरी बेटा, ओके, कल हम सब मिलकर पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, ठीक है ना। दोनों इतना सुनकर खुशी से कूदने लगे। अमन कूदकर रिद्धिमा के पास आया और उसकी गोद में चढ़ता हुआ बोला, मम्मा मैं आपके पास सो जाऊं। रिद्धिमा ने अरमान की ओर देखा, जैसे उसकी इजाज़त मांग रही हो। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, आज अमन अपनी मम्मा के पास सोएगा और आर्यन पापा के पास, ठीक है ना। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। जहाँ रिद्धिमा ने आंखों ही आंखों में अरमान को थैंक्स कहा। आधी रात हो चुकी थी। रिद्धिमा ने अरमान के स्पर्श को महसूस कर आंखें खोलीं और देखा, अरमान ने दोनों बच्चों को सुलाकर उन्हें लिहाफ उड़ा दिया था और वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रिद्धिमा अरमान के और पास सरक आई और उसके सीने में अपने होठों से स्पर्श करते हुए बोली, थैंक्स अरमान, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। अरमान उसे अपने सीने में भींचते हुए गुनगुनाया, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाई, जो चाहिए बोलो अरमान, रिद्धिमा का सब कुछ तुम्हारा ही है। अरमान उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद से लिपटाते हुए गुनगुनाया, कुची कुची रकमा पास आओ ना, एक अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो ना, सारा जहां सो गया, चांद कहीं खो गया, कुची कुची रकमा। पर अरमान के और कुछ कहने से पहले ही रिद्धिमा के नरम होंठ उसके होंठों से टकरा चुके थे और अरमान अपने होश होश गंवा बैठा था। उसने रिद्धिमा को अपने ऊपर खींच लिया और दोनों सारी दुनिया को भूलकर प्यार के मीठे पानी में गोते लगाने लगे। आपको अरमान और रिद्धिमा की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।